Good morning, everyone. In the previous class, we tried to understand some elements of English grammar. इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने इंग्लिश ग्रामर के कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश की। आज हम उसी के आगे बात करेंगे। देखिए गाइस, मेरी जो कोशिश है वो ये है कि टेंसेस शुरू करने से पहले टेंसेस में आप जो सेंटेंस बनाते हैं उनमें छोटे छोटे एलिमेंट्स का यूज होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन पर हम पहले बात कर लेते हैं क्योंकि सेंटेंस बनाते वक्त हम उन पर बात नहीं कर सकते। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेंसेस शुरू करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं स्टडी करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके टेंस थोड़े वीक पड़ जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि टेंसेस शुरू करने से पहले सेंटेंस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं मैं आपको उनसे रूबरू करा दूं, जिससे आपके टेंसेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, व्हाट इज सब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेडिकेट क्या होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डूअर क्या होता है। और फोर्थ नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। सब्जेक्ट क्या होता है? द नाउन प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? कर्ता के बारे में कही गई बात, या फिर किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसे छोड़कर जितना हमारा पार्ट बचा हुआ है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। यानी कि कर्ता के बारे में कही गई बात को ही हम कहते हैं प्रेडिकेट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डूअर क्या होता है। ये डूअर मीन्स होता है काम करने वाले, वाला या फिर वाली। किसी भी सेंटेंस में कोई जो काम करता है उसे हम कहते हैं डूअर। डूअर सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर किसी भी सेंटेंस में डूअर हो भी नहीं सकता। डूअर का होना ना होना कोई कंपल्सन नहीं है। डूअर किसी सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि डूअर हमेशा सब्जेक्ट ही हो। कभी कभी डूअर हमारा ऑब्जेक्ट भी हो जाता है और कभी कभी डूअर तो हमारा थर्ड पर्सन होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑक्सिलरीज वर्ब, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरीज टेंसेस को फॉर्म करती हैं, एंड जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वे हमारे मूड्स को बताते हैं कि हमारा मूड्स कैसा है। ड्यूटी का मूड है, कंपल्सन का मूड है, नेसेसिटी का मूड है, ऑब्लाइजेशन का मूड है। तो ये सब हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज बताती हैं। 13 हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं एंड 13 हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। लेकिन अगर मैं टोटल ऑक्सिलरीज वर्ब की बात करूं तो वो हमारी 24 होती है, क्योंकि विल और शैल दोनों तरफ आया हुआ होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनमें हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म का यूज करते हैं। कभी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, कभी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, कभी आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनमें हम केवल हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये सब जानकारी हमने पिछले वाले क्लास में ले ली थी। आज के सेशन में हम लिंकिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। लिंकिंग वर्ब, और इन्हें हम कॉपुलेटिव वर्ब भी कहते हैं। जैसे ऑक्सिलरीज वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होता है, उसी तरह से लिंकिंग वर्ब का दूसरा नाम कॉपुलेटिव वर्ब भी होता है। अब गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, जनरली लिंकिंग वर्ब के जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
आपको मैं गाइस एक और बात बता दूं, जब भी हम किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है जिसे हम कर्ता पूरक कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में दी गई जानकारी, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो एज ए सब्जेक्ट के लिए हम कहते हैं, सब्जेक्ट को ही इंडिकेट करता है। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त शब्दों का समूह, सब्जेक्ट को बताने के लिए प्रयुक्त शब्दों का समूह ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं भी लिंकिंग वर्ब के। एग्जांपल्स ऑफ लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब हमारी बी की तीनों फॉर्म होती हैं। बी, बी एंड बी। लिंकिंग वर्ब हमारी इज एम आर भी होती है। लिंकिंग वर्ब हमारी वॉज वर्ब भी होती है। इसके अलावा बिकम, सीम्स एंड अपीयर। बिकम, सीम एंड अपीयर, ये भी हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमने हेल्पिंग इज एम आर एंड वाज वर्ब को ऑक्सिलरीज वर्ब पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था, लेकिन गाइस जब भी इज एम आर एंड वाज वर्ब का यूज हम एज अ लिंकिंग वर्ब करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि इज एम आर एंड वाज वर्ब का यूज हम मेन वर्ब की तरह करते हैं। आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो लिंकिंग वर्ब होती हैं उनका यूज हम एज अ मेन वर्ब ही करते हैं, इसीलिए लिंकिंग वर्ब के साथ कभी भी मेन वर्ब भी नहीं आती। एक और बात आप ध्यान रखिएगा, लिंकिंग वर्ब के साथ ना तो ऑब्जेक्ट आएगा और ना ही मेन वर्ब आएगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और लिंकिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब इसलिए नहीं आती है क्योंकि लिंकिंग वर्ब को ही हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, एज अ मेन वर्ब ट्रीट करते हैं, इसीलिए। अब आपको सेंटेंसेस पर नजर डालिए। जैसे मैंने लिखा, राकेश इज माई यंगर ब्रदर। राकेश मेरा छोटा भाई है। अब इसमें राकेश ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब आप जरा पीछे नजर डालिए, ये क्या, माई यंगर ब्रदर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मेरा छोटा भाई कौन है, तो आंसर इसका क्या निकलेगा, राकेश। ये राकेश के बारे में ही तो कही जा रही है बात कि राकेश है, राकेश ही मेरा छोटा भाई है। यानी कि ये जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त शब्दों का समूह। ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट से लिंक है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आप इसे याद रखिए, आप इसे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। जब भी सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जाए, सब्जेक्ट के बारे में प्रयुक्त शब्दों का समूह जो होता है उसे ही हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माई यंगर ब्रदर, इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। अगर हम पूछे मेरा छोटा भाई कौन है, तो आंसर में निकल के आएगा राकेश। तो ये राकेश के बारे में ही तो कहा गया है, राकेश के लिए तो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है, ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है उसे ही हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब किसे लिंक कर रही है, माय यंगर ब्रदर को राकेश से, इसीलिए जो इज है हमारी, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। द गर्ल वाज टॉल एंड ब्यूटीफुल। लड़की है वो लंबी और सुंदर थी। अब आपको ये तो पता होगा ये गर्ल है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए ये जो टॉल एंड ब्यूटीफुल है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, या तो सब्जेक्ट के लिए गया है ना। क्या, जो लड़की है वही लंबी है और जो लड़की है वही सुंदर है, तो ये जो पूरा हुआ ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
वो बात अलग है, ये टॉल एडजेक्टिव है, ये ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, लेकिन कुल मिलाकर ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त शब्दों का समूह है। सब्जेक्ट के ही बारे में बता रहा है कि जो लंबी है वो कौन है, लड़की है, सुंदर है वो कौन है, लड़की है। अब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जो लिंक करता है, जो वर्ब लिंक करती है, उसे ही हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। तो वाज यहाँ पर हमारी लिंकिंग वर्ब है, इसको हमने एज अ मैन वर्ब यूज किया है। सो द गर्ल वॉज टॉल एंड ब्यूटीफुल, इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा द गर्ल, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया टॉल एंड ब्यूटीफुल, और लिंकिंग वर्ब क्या हो गई हमारी वॉज। एक तरह से आप लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन को इस तरह से दे सकते हैं, लिंकिंग वर्ब इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट subject complement in a sentence। यानी कि लिंकिंग वर्ब होती है वो इंट्रोड्यूस कराती है किससे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से इन अ सेंटेंस, वाक्य में। यानी कि वाक्य में जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, कर्ता पूरक होता है, उससे ही हमारा इंट्रोड्यूस कराती है, उससे ही हमारा इंट्रोडक्शन कराती है, उससे ही हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, द ओल्ड मैन वॉज पुअर बट ऑनेस्ट। यानी कि जो बूढ़ा आदमी है वो गरीब था लेकिन ईमानदार है। अब इसमें द ओल्ड मैन, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेकिन ये जो पुअर बट ऑनेस्ट है, ये किसके लिए यूज किया गया है, किया तो ओल्ड मैन के लिए गया है, सब्जेक्ट के लिए तो किया गया है, इसीलिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और वॉज हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से इंट्रोड्यूस कराती है। एक और मैं सेंटेंस लिखूं, रमेश इज अ गुड प्लेयर। इसमें रमेश हो गया हमारा सब्जेक्ट, और आप देखिए ये जो गुड प्लेयर है ये किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, किया तो रमेश के लिए ही जा रहा है ना। कि गुड प्लेयर कौन है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गुड प्लेयर कौन है, तो आंसर आएगा रमेश है गुड प्लेयर। तो ये जो अ गुड प्लेयर है ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये जो इज है ये हमारी हो गई लिंकिंग वर्ब। मैंने आपको क्या क्या बताया गाइस, किसी भी सेंटेंस में अगर लिंकिंग वर्ब आती है तो उसमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और ऑब्जेक्ट की जगह वहां पर आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, शी हैज बिकम डॉक्टर, वह डॉक्टर बन गई है। अब शी तो हो गया इसमें सब्जेक्ट, और हमें ये भी पता है डॉक्टर किसके लिए यूज हुआ है, शी के लिए, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बिकम है यही है हमारी लिंकिंग वर्ब, बिकम है यही है हमारी लिंकिंग वर्ब। आप सोचेंगे हैज क्या है, हैज है हमारी हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ सकती है टेंसेस को बताने के लिए, लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ कभी भी मेन वर्ब नहीं आते। शी हैज बिकम डॉक्टर, वह डॉक्टर बन गई है। अब इसमें देखिए शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, डॉक्टर हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
और ये जो बिकम, मैंने आपको जब लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल कराए थे, वीडियो को आप रिवाइंड करिए, मैंने जो लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल कराए थे उसमें मैंने बिकम भी बताया। बिकम भी हमारी एज ए लिंकिंग वर्ब होती है। तो बिकम हो गई हमारी इसमें लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक कर रही है। और ये जो हैज है ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। और भी हम कुछ देखते हैं। देखिएगा, आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। अब आप एक और एग्जांपल देखिए, दिस मेडिसिन has been useful for, sorry, दूसरा सेंटेंस होगा हमारा, दिस मेडिसिन will be useful for him। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, दिस मेडिसिन, यह जो दवाई है उसके लिए यूजफुल होगी, उपयोगी होगी। इसमें दिस मेडिसिन ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए ये जो यहाँ पे यूजफुल यूज हुआ, यूजफुल हमारा सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ। उपयोगी कौन है, अगर मैं पूछूं उपयोगी कौन है तो आंसर आएगा कि मेडिसिन उपयोगी है। तो यूजफुल है जो, वो हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें ये जो बी है, मैंने आपको बताया था बी होती है, बी की तीनों फॉर्म्स हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। इसमें ये जो बी है वो हमारी लिंकिंग वर्ब है, और इसमें जो हमारी बिल है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। आप एक बात जरूर नोट कीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस लिंकिंग वर्ब ये तो पॉसिबल है, इज पॉसिबल, बट लिंकिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, इज नॉट पॉसिबल। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ लिंकिंग वर्ब आ सकती है, लिंकिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, ये तो पॉसिबल है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ कभी भी मेन वर्ब नहीं आती है, ये पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज लिंकिंग वर्ब are used as main verbs। यानी कि लिंकिंग वर्ब जो होती हैं वो हमारी एज अ मेन वर्ब भी यूज होती है। इसीलिए हम लिंकिंग वर्ब के साथ कभी भी लिंकिंग वर्ब के साथ कभी भी मेन वर्ब का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लिंकिंग वर्ब जो होती है वो एज अ मेन वर्ब भी हम यूज करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते होंगे कि हमने इज एम आर वॉज वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा है, लेकिन गाइस मैन इसका वो सार है वो यही है कि जब भी हम इज एम आर वॉज वर्ब बिकम सेम या फिर अपीयर का यूज एज अ मेन वर्ब करते हैं, तो उस टाइम पर वो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। क्लियर? आगे देखते हैं हम। और लिंकिंग वर्ब के साथ गाइस हेल्पिंग वर्ब इसलिए और आती है टेंसेस को बताने के लिए, ताकि हेल्पिंग वर्ब टेंस को बता सके। लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब इसलिए नहीं आती क्योंकि लिंकिंग वर्ब तो खुद ही मेन वर्ब है, इसीलिए एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब कैसे हो सकते। आगे देखते हैं। अब आप इस सेंटेंस पर जरा नजर डालिए।
she has been my close friend for 2 years. वह मेरी 2 सालों से घनिष्ठ मित्र है या फिर मेरी क्लोज फ्रेंड है। अब इसमें सी ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए माई क्लोज फ्रेंड ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सी के लिए। मेरा घनिष्ठ मित्र कौन है? सी। तो ये सी के लिए प्रयुक्त हुआ है, सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त है, इसीलिए ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और इसमें ये जो बीन है ये है हमारी लिंकिंग वर्ब और हैज है ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब आपको समझ में आया होगा कि लिंकिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है टेंसेस बताने के लिए, लेकिन मेन वर्ब यूज नहीं होती है। शी हैज बीन माई क्लोज फ्रेंड फॉर 2 years। वह 2 सालों से मेरी पक्की मित्र है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया शी और माई क्लोज फ्रेंड ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सब्जेक्ट यानी कि शी के लिए। सी है वह है वही मेरी पक्की दोस्त है, तो इसमें ये जो बीन है ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब और जो हैज है ये हो गए हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल पे नजर डालिए। रवि सीम हैप्पी टुडे। रवि आज खुश प्रतीत होता है। अब देखिए इसमें जो हैप्पी है ये किसके लिए यूज किया गया है? यूज तो रवि के लिए किया गया है ना, यूज ये सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। तो ये जो सीन है इस वक्त पर यहाँ पर ये है लिंकिंग वर्ब। मैंने आपको बताया सीन का भी यूज हम कभी कभी लिंकिंग वर्ब की तरह करते हैं। और अब इसमें देखिए कोई भी मेन वर्ब नहीं आई है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि लिंकिंग वर्ब को ही हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। तो हैप्पी यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? हैप्पी यहाँ पर रवि के लिए यूज किया गया है। ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, शीम हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। अब गाइस कभी कभार क्या होता है, हमें कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो दिखती हैं ये हमारी मेन वर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें सेंटेंस में ये पहचानना होता है कि ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, शी हैज गॉन मैड। वह पागल हो गई है। अब इसमें शी क्या है? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। हैज क्या है? ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। पागल होना, अब देखिए ये पागल होना किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सी के लिए किया गया है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो गॉन है यही हमारी लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर गॉन का मतलब जाना नहीं है, वो जा नहीं रही है, वो पागल हो गई है, होने के सेंस में इसका यूज किया गया है। वो पागल हो रही है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है कि वो गॉन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जा रही है। इसका मतलब ये है, गॉन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो पागल हो गई है। जैसा कि गाइज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कोई वर्ड क्या है, इट्स नॉट मैटर। कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है ये मैटर होता है, और एक अच्छे इंग्लिश लर्नर को इस बारे में पता होना चाहिए। अब गॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब जाने का सेंस नहीं है, यहाँ पर ये एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वह पागल हो गई है। मैड किसके लिए यूज किया गया है? सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, शी के लिए यूज किया गया है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक कर रही है, इसीलिए गॉन यहाँ पर हमारी लिंकिंग वर्ब है। अब आपको समझ में आया लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। मैं अभी कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, आप उन पर नजर जरूर डालिएगा। जैसे मैंने लिखा, सुरेश इज sending a book right now. Suresh is tired now. इन दोनों सेंटेंस में
सब्जेक्ट तो हमारा एक ही रहेगा, सुरेश, इसमें भी सब्जेक्ट हमारा सुरेश है। अब आप जरा ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, सुरेश मुझे अभी एक किताब भेज रहा है, और नीचे वाले सेंटेंस में क्या है, सुरेश अभी थका हुआ है। अब आप जरा इस सेंटेंस में नजर डालिए, यहाँ पर ये जो सेंडिंग है ये हमारी मेन वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आ गई है तो क्या इसमें लिंकिंग वर्ब आएगी? नहीं, लिंकिंग वर्ब इसमें नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मेन वर्ब क्या है हमारी, सेंडिंग, भेजना। इसीलिए अब जो यहाँ पे इज है ये लिंकिंग वर्ब नहीं रही, अब ये इज हो गई हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस एक्चुअल में क्या है, इट्स नॉट मैटर। कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है, इट्स अ मैटर। यहाँ पे सेंडिंग है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ए बुक ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने बताया अगर मेन वर्ब आती है तो ऑब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन अगर यहीं पर लिंकिंग वर्ब आ रही होती तो ऑब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता। इस सेंटेंस में मेन वर्ब आ गई है, इसीलिए यहाँ पे ये जो इज है वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। मेरे कहने का मतलब शायद आपको समझ में आया होगा कि मेन वर्ब जब भी सेंटेंस में होती है तो हम वहां पर कभी लिंकिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, वहां पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, टायर्ड, थका हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट के बारे में बताया कि थका हुआ कौन है, सुरेश या थका हुआ, सब्जेक्ट के लिए तो प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए इज यहाँ पर है। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इज यहाँ पर है, यहाँ पर इज हो जाएगी हमारी लिंकिंग वर्ब। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आती है तो उस सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब नहीं आती है। अगर मेन वर्ब आती है तो उसमें जो इज हमारे बहुत बार जैसे वर्ड्स होते हैं ये तब लिंकिंग वर्ब नहीं होते, तब वहां पर हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ हम मेन वर्ब का यूज नहीं करते, क्योंकि लिंकिंग वर्ब को हम एज अ मेन वर्ब ही ट्रीट करते हैं और उसके बाद कभी कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और लिंकिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करती है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया लिंकिंग वर्ब। और भी एग्जांपल देखिए आप, माय फादर इज अ पॉपुलर लॉयर, मेरे पिताजी पॉपुलर लॉयर हैं। अब इसमें माय फादर ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। अब ये जो एक पॉपुलर लॉयर है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, एक पॉपुलर लॉयर कौन है, माय फादर, सब्जेक्ट के लिए तो प्रयुक्त किया गया ना, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब इज यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, इज यहाँ पे हो जाएगी लिंकिंग वर्ब। अब इज यहाँ पे हो गई लिंकिंग वर्ब। माय फादर इज अ पॉपुलर लॉयर, इसमें माय फादर तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, ए पॉपुलर लॉयर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ए पॉपुलर लॉयर हमने माय फादर के लिए यूज किया गया, और इज है वो है यहाँ पर हमारी लिंकिंग वर्ब। अब इस सेंटेंस पर जरा नजर डालिए, शी हैज बीन waiting for the bus, वह बस का इंतजार कर रही थी। और एक और मैं सेंटेंस लिखती हूँ, he has been the principal of my college, वह बस के लिए इंतजार कर रही थी। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट तो हो गया हमारा शी, ये तो हमें अच्छी तरह से कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वेटिंग आया हुआ है, और वेटिंग हमारी क्या है, मेन वर्ब। तो क्या इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आ सकती है, नहीं, इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब नहीं आ सकती है। और ये जो है हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और जो बी है ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग हेल्पिंग वर्ब है। मैंने क्या बोला, सबऑर्डिनेटिंग हेल्पिंग वर्ब, अधीनस्थ सहायक क्रिया। देखिए जब बी की फॉर्म्स का, मैंने क्या कहा, बी की फॉर्म्स का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है। मैंने क्या बोला, जब बी की फॉर्म का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड मेन वर्ब से पहले होता है,
उस टाइम पर जो बी की फॉर्म होती हैं वो सबऑर्डिनेटिंग हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, अधीनस्थ सहायक क्रिया कहलाती हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा का भी विषय नहीं है, हमारी चर्चा का विषय है लिंकिंग वर्ब। सो आपने इस सेंटेंस में देखा, इस सेंटेंस में मेन वर्ब आ गई है, वो क्या है, वेटिंग। तो इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब नहीं आ सकती। नेक्स्ट वाला आप इस सेंटेंस पर नजर डालिए। ही हैज बीन द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, वह मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल प्रधानाचार्य रह चुके हैं, वह रह चुके हैं। अब आप इसमें देखिए ही, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमें कंफर्म पता है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ माय कॉलेज, ही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन मेरे स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका है, ही, वह रह चुका। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट के बारे में प्रयुक्त शब्दों का समूह होता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वह, अब मैं ये पूछूं कि कौन मेरे स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका है, तो आंसर क्या निकलेगा इसमें, वह रह चुका है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट हो गया, कर्ता पूरक हो गया। अब यहाँ पर ये जो बीन है, ये है हमारी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, और हैज है हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। बीन है हमारे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, हैज है हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ही हैज बीन द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, इस सेंटेंस में आपने देखा, गौर किया, ही है हमारा सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है, और इसमें जो बीन है यही है हमारी लिंकिंग वर्ब, हैज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब। कुल मिला के ओवरऑल मैं आपको पूरी डिटेल दे देती हूँ कि लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, फर्स्ट बात हमें तो ये ध्यान रखनी है। सेकेंड, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, इज, एम, आर, वॉट, वर, बी, बीन, बीइंग, सीम, अपीयर, बिकम, ये सब हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। दूसरी बात, लिंकिंग वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कर सकते हैं, बट लिंकिंग वर्ब का यूज हम मेन वर्ब के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब को एज अ मेन वर्ब भी ट्रीट करते हैं। ओके गाइस, समझ में आया है? लिंकिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है टेंसेस के लिए, लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसको एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं। ये सब बातें थी हमारी लिंकिंग वर्ब के बारे में, आई होप आपको समझ में आई होंगी ये सारी बातें। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या। उम्मीद है गाइस आपको लिंकिंग वर्ब समझ में आई होगी। अब हम अपने आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पजेसिव। जैसा कि आप इसे नाम से ही समझ सकते हैं, पजेशन मीन्स क्या होता है? पजेशन मीन्स होता है अधिकार, यानी कि ऐसी वर्ब जो हमें किसी सब्जेक्ट का अधिकार बताती है किसी नाउन पर, उन्हें हम कहते हैं पजेसिव वर्ब। सिंपल शब्दों में आप समझ लो, ये रहा सब्जेक्ट, इसका पजेशन बताया जाएगा किसी भी नाउन पर, यानी कि जो वर्ब सब्जेक्ट का पजेशन बताती है किसी नाउन पर, उन्हें हम कहते हैं पजेसिव वर्ब। इनकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से होती है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज मेन वर्ब टू शो the subject's possession over a noun are called possession. यानी कि The words that are used as main verb, वे शब्द जो एज अ मेन वर्ब यूज किए जाते हैं। गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं कि पजेसिव वर्ब को भी हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि लिंकिंग वर्ब को भी हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, और हम पजेसिव वर्ब को भी एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं टू शो द सब्जेक्ट्स पोजीशन ओवर अ नाउन।
यानी कि वे शब्द जो मेन वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं किसी सब्जेक्ट का किसी नाउन पर पोजेशन दिखाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं पजेसिव वर्ब। अधिकार बताने के लिए अगर मैं सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि किसी सब्जेक्ट का किसी भी नाउन पर अधिकार बताने के लिए हम जिन वर्ब्स का यूज करते हैं उन्हें हम पजेसिव वर्ब्स कहते हैं। अब आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि राकेश हैज अ नाइस कार। राकेश के पास एक अच्छी कार है, ठीक है। अब इसमें राकेश ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अब हम ए नाइस कार, अब आप ये बताइए कि ए नाइस कार क्या राकेश है? राकेश कोई कार है? राकेश तो कोई कार नहीं है। इसमें ये बताया जा रहा है कि राकेश के पास एक अच्छी कार है, यानी कि राकेश का इस कार पर अधिकार है। इसीलिए जो हैज यहाँ पर यूज हुआ है ये हमारी पजेसिव वर्ब है, क्योंकि ये हमें ये बता रही है कि ए नाइस कार, एक अच्छी कार पर राकेश का अधिकार है, यही तो उसका ओनर है। जब हमें ये बताया जाए, या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि राकेश एक कार रखता है, रखने का सेंस हो, तब भी जो हैज है होते हैं उन्हें हम पजेसिव वर्ब भी कहते हैं। इस सेंटेंस में ए नाइस कार है, इस पर जो अधिकार है वो राकेश का है, इसीलिए यहाँ पे जो हैज यूज हुआ है ये हमारी पजेसिव वर्ब है। और देखिए कार क्या है? ये हमारी नाउन है, यानी कि कार नाउन ही तो है, एक तरह से देखा है कार नाउन है। इस नाउन पर अधिकार किसका है? राकेश का है। नाइस हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे, वो बात आगे की है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि राकेश हैज अ नाइस कार। इसमें आपको ये तो पता होगा सब्जेक्ट तो राकेश है। ए नाइस कार, किसके पास एक कार है? अगर मैं पूछूं तो राकेश के पास एक कार है, ये आंसर निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ राकेश इस कार को रखता है और इस कार पर राकेश का अधिकार है। इसीलिए जो ये हैज हुई ये हमारी पजेसिव वर्ब है, ये रखने का सेंस देती है, अधिकार का सेंस देती है। अगर मैं एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं, आई हैव मैनी यूजफुल बुक्स, मेरे पास बहुत सी उपयोगी किताबें हैं। अब इसमें आई क्या है? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। मैनी यूजफुल बुक्स, मैनी यूजफुल बुक्स क्या है? ये इसका अधिकार बता रहे हैं कि मेरे पास है। इट मीन्स मैं रखता हूँ या फिर मैं रखती हूँ यूजफुल किताबों को, या फिर मेरा इन पर अधिकार है। इसीलिए यहाँ पर ये जो है ये हमारी पजेसिव वर्ब होगी, क्योंकि ये हमें ये बता रही है कि इन बुक्स पर आई का यानी कि मेरा अधिकार है, या फिर मैं इन बुक्स को रखता हूँ। इसी तरह से एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। द ओल्ड मैन हैड सम पेट एनिमल, बूढ़े आदमी के पास कुछ पालतू जानवर थे। अब इस सेंटेंस में देखिए द ओल्ड मैन, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सम पेट एनिमल, अब ये सम पेट एनिमल क्या ये ओल्ड मैन है? बताइए आप, इस सम पेट एनिमल ओल्ड मैन तो है नहीं, ओल्ड मैन के बारे में तो कहा नहीं गया है। इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि जो ओल्ड मैन है इसके पास कुछ पेट एनिमल्स है, यानी कि कुछ पालतू जानवर है। इट मीन्स ये है ओल्ड मैन है, वो पालतू जानवरों पर अपना अधिकार रखता है, वो उसके अंडर में है। इसीलिए यहाँ पे जो हमने हैड का यूज किया है ये हो गई हमारी पजेसिव वर्ब। कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि अगर कभी भी हमें रखने का सेंस दिया जाए किसी सेंटेंस में, या फिर हमें अधिकार का सेंस दिया जाए, तो उस टाइम पर जो हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं वो हमारी पजेसिव वर्ब है। मैंने आपको एक और बात बताई गाइस कि कोई भी वर्ड एक्चुअल में क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हेड है, ये जो हैव है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो अलग सेंटेंस में होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई वर्ड एक्चुअल में क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है, क्या रोल करता है, इस आधार पर हम बताते हैं कि वो उस टाइम पर वहां पे क्या फंक्शन करेगा और वो क्या होगा। यहाँ पर ये जो हेड है ये हमारी पजेसिव वर्ब है, क्योंकि सम पेट एनिमल, इस पर ओल्ड मैन का अधिकार है। ये बता रही है कि
ये जो ओल्ड मैन है इन पेट एनिमल्स को रखता है। अब कभी कभी गाइस क्या होता है, कभी कभी हमें रिलेशन भी बताया जाता है, तो रिलेशन भी बताने के लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं। वो भी वर्ब जो होती हैं वो भी हमारी पजेसिव वर्ब होती है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दूंगी तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, आई हैव 2 daughters। मेरी 2 पुत्रियां हैं। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, आई ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई हैव 2 daughters, इसका मतलब ये है कि मेरी 2 पुत्रियां हैं, मैं 2 पुत्रियां रखता हूं। इसमें क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है कि मेरी 2 पुत्रियां हैं। देखिए जब भी रिलेशन दिया जाएगा उसके लिए भी जो हम वर्ब यूज करते हैं वो भी हमारी पजेसिव वर्ब होती है। यहाँ पर इसका सेंस ये हुआ कि मेरा अधिकार है मेरी दोनों पुत्रियों पर, मेरी 2 पुत्री हैं इसलिए वो मेरे घर में ही तो रहती हैं, वो मेरे अंडर में तो मेरी ही तो जिम्मेदारी है, इसीलिए मेरी 2 पुत्रियों पर ही मेरा अधिकार है। यहाँ पर भी अधिकार का हम सेंस लगा सकते हैं, बट ये होता रिलेशन में। अगर हम किसी से अपना रिलेशन बताएं उस टाइम पर भी हम जो वर्ब यूज करते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पर ये हमारी पजेसिव वर्ब होगी। कहने का सेंस ये है कि मेरी 2 पुत्रियां हैं, मेरा अपनी दोनों पुत्रियों पर अधिकार है, इसीलिए हम यहाँ पे जो हैव यूज हुआ है ये हमारी पजेसिव वर्ब है। अगर एक और एग्जांपल में लिखूं, शी हैज ए सन, उसका एक पुत्र है या फिर उसके पास एक पुत्र है, वह पुत्र रखती है। इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें रिलेशन ही तो बताया जा रहा है, उसका एक पुत्र है। इस टाइम पर भी ये जो हैज यूज हुआ है ये हमारी पजेसिव वर्ब होगी। मेरा मेरे पुत्र पर अधिकार है, इसका सेंस कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं। और मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। इस सेंटेंस में आई ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये तो हम सभी को पता है। मैनी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलेशन शो हो रहा है, रिलेशन शो हो रहा है, इसीलिए जो हैव होगी हमारी ये हमारी पजेसिव वर्ब है। पजेसिव वर्ब जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आता है, पजेशन मीन्स क्या होता है, अधिकार। जो हमारा अधिकार बताए, जो हमारा रिलेशन बताए, उस टाइम पर हम जिस वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब होती है हमारी पजेसिव वर्ब। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एक एग्जांपल दूं, अगर ये लिखा हूं, आई हैव कर्ली हेयर, यानी कि मेरे घुंघराले बाल हैं या फिर मैं घुंघराले बाल रखती हूं। इसका सेंस पता है क्या हुआ, मैं घुंघराले बाल रखती हूँ यानी कि मेरे बालों पर अधिकार तो मेरा ही हुआ, इसीलिए जो कर्ली हेयर है ये हमें आई का पजेशन बता रहे हैं कि मेरे पास घुंघराले बाल है, इसीलिए जो हैव होगी हमारे यहाँ पर ये पजेसिव वर्ब होगी। ओके, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल पजेसिव वर्ब के। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल है, मेन रूप से तो हम इसमें हैज हैव हैड का यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए हम मोस्टली हैज का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम हैव का यूज करते हैं। एंड जो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैड। सेकंड फॉर्म भी हैड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। मेन रूप से तो हम इनका यूज करते हैं, मोस्टली आपको यही मिलेगा। इसके अलावा हम यूज करते हैं बिलोंग को। एक और वर्ड है हमारा पजेस। देखिए गाइस, खुद जो पजेस होता है ये भी हमारी एक पजेसिव वर्ब है। इसके अलावा ऑन, कंटेन होता है और भी बहुत सारी होती है, एटसेट्रा। मेन रूप से तो हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारा अधिकार बताती हैं, जो हमारा पजेशन बताती हैं, उनमें हम इन वर्ब्स का भी और यूज करते हैं। और भी होती है हमारी, बिलोंग का यूज करते हैं, पजेस भी खुद ही एक पजेसिव वर्ब होती है, ऑन का भी यूज करते हैं, हम कंटेन का भी यूज करते हैं। जैसे अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
माई अंकल owns a big house in Jaipur. इस सेंटेंस का मीन्स ये है कि मेरे जो अंकल हैं वो जयपुर में एक बड़ा मकान रखते हैं, या फिर मेरे अंकल का जयपुर में एक बड़ा सा मकान है। इसमें माई अंकल ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हमें अधिकार किस पर बताया जा रहा है? ए बिग हाउस, एक बड़ा घर है, वो किसका है? अगर मैं पूछूं एक बड़ा घर है वो किसका है, तो आंसर क्या निकल के आएगा? माई अंकल, यानी मेरे अंकल का ही तो है। तो ए बिग हाउस पर अधिकार किसका हुआ? माई अंकल का। और ये जो ओन है ये हमारे यहाँ पर पजेसिव वर्ब है। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे पजेसिव वर्ब के। तो मेरे अंकल के पास जयपुर में एक बड़ा घर है, ये जो ओन है हमें यहाँ पर अधिकार बता रही है, यानी कि एक बड़े घर पर अधिकार किसका है? मेरे अंकल का। इसीलिए अधिकार बताने के लिए जिन वर्ब्स का हम यूज करते हैं या फिर रिलेशन बताने के लिए उन्हें हम कहते हैं पजेसिव वर्ब। और ये जो ओन है ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई पजेसिव वर्ब। अब गाइस कभी कभी क्या होता है, हमें नाउन आगे दे दिया जाता है। इसमें भी देखिए हाउस है, ये नाउन ही तो है, नाउन पर ही तो अधिकार बताया जा रहा है। कभी कभार क्या होता है हमें नाउन आगे दे दिया जाता है और उसके ओनर को पीछे दे दिया जाता है। देखिए जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूं, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल। अब आप इस सेंटेंस में देखिए दिस हाउस, ये तो हमारी नाउन हो गई, ठीक है। और जो ओनर है, हमें जो ओनर दिया गया है वो क्या दिया गया? हमें तो ये बाद में दिया गया है। मेरे कहने का मतलब है कभी कभार सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि ओनर को हम पीछे ला देते हैं और जो नाउन होता है जिस पर हमारा अधिकार बताया जाता है वो आगे आ जाती है। तो इस टाइम पर जो हमने ये बिलोंग यूज किया है ये अधिकार बताने के लिए तो यूज किया है कि ये जो घर है मेरे अंकल से संबंध रखता है, इसका मतलब है कि मेरे अंकल का घर है। तो ये जो बिलोंग है ये हमारे यहाँ पर पजेसिव वर्ब है। बिलोंग है ये हमारे यहाँ पे पजेसिव वर्ब है, क्योंकि हमें पजेशन दिखा रही है कि मेरे अंकल हैं वो इस घर के ओनर है। कहने का मतलब ये है कभी कभार हमें क्या होता है ओनर बाद में दिया जाता है और दिस हाउस या फिर ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं, नाउन पहले दिया जाता है। तो उस टाइम पर हमें सेंटेंस में देखना होता है कि हमें सेंटेंस क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वर्ब होती है उससे हम बताते हैं कि वो हमारी वर्ब क्या है। गन्स इन देयर हैंड, यानी कि जो रॉबर्स थे उनके हाथ में बंदूकें थी। इसका मतलब क्या है? देखिए द रॉबर्स ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ओके। उनके हाथ में बंदूकें थी, इसका मतलब क्या है? वो बंदूकों को लिए हुए थे, वो बंदूकें रखते हैं, वो गन्स को रखते हैं, यानी कि अधिकार भी तो उनका ही हुआ। जो रॉबर्स थे इन्हीं का ही तो अधिकार हुआ इन गन्स पे, किसी और का हुआ नहीं ना। तो ये जो गन्स हैं इन पर हमारा अधिकार बताया जा रहा है रॉबर्स का। इसीलिए यहाँ पर जो हेड यूज हुई है ये हमारी पजेसिव वर्ब, हेड हमारी पजेसिव वर्ब। अगर एक और मैं एग्जांपल दूं, शी हैज ए काउ। अब आप इस सेंटेंस में देखिए सी तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमें पता है, ओके। अब ए काउ है, ए काउ किसको बताया गया? क्या ये बताया कि सी है वो काउ है, वो गाय है? ऐसा तो नहीं बताया गया ना। इस सेंटेंस में ये बताया गया कि उसके पास एक गाय है, इट मीन्स वह एक गाय रखती है, एक गाय पर उसका अधिकार है, वह खुद गाय नहीं है। देखिए गाइस इससे पहले मैंने आपको लिंकिंग वर्ड्स पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो शी है वो खुद गाय नहीं है, वह गाय रखती है, उसके पास गाय है, वह पजेशन करती है इसका, वह उस पर अधिकार रखती है। इसीलिए जो यहाँ पर हैज होगी ये हो जाएगी हमारी पजेसिव वर्ब। और काउ क्या है? तो नाउन है, सब पता है। नाउन पर हमारा अधिकार बता रही है कि उसके पास एक काउ है, एक गाय है। तो यहाँ पे जो हैज यूज हुआ है ये हमारी पजेसिव वर्ब है। इसी तरह से हम आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अब गाइस पजेसिव वर्ब का एक और रूल होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा जैसा कि लिंकिंग वर्ब के साथ होता है ठीक वैसा ही पजेसिव वर्ब के साथ होता है। एक पजेसिव वर्ब के साथ
हेल्पिंग वर्ब तो आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस पजेसिव वर्ब। ये तो पॉसिबल है, लेकिन पजेसिव वर्ब के साथ कभी भी हम मेन वर्ब नहीं देखेंगे सेंटेंस में। पजेसिव वर्ब जब भी आएगी उस सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब नहीं आती है। बिकॉज हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या देखा था, द वर्ड्स दैट आर यूज एज मेन वर्ब, यानी कि वे शब्द जो एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं। अब आप समझिए, जब हमने पजेसिव वर्ब को एज अ मेन वर्ब यूज कर लिया है तो उस सेंटेंस में कोई दूसरी मेन वर्ब कैसे आ सकती है? खुद सोचिए, सोचने की बात है। हेल्पिंग वर्ब के साथ पजेसिव वर्ब आ सकती है, ये तो पॉसिबल होता है, लेकिन पजेसिव वर्ब के साथ कभी भी मेन वर्ब नहीं आती है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जो पजेसिव वर्ब होती है, जो लिंकिंग वर्ब्स होती है, उनको हम एज अ मेन वर्ब ही ट्रीट करते हैं, उनको एज अ मेन वर्ब ही कंसीडर करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे she will have a big house, उसका एक बड़ा मकान होगा, अभी है नहीं, होगा। अब सी, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमें पता है। यहाँ पे ये जो बिल आया है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ए बिग हाउस, फ्यूचर में किसी का पोजेशन बताया जा रहा है, ए बिग हाउस पर पोजेशन इसका हुआ, तो इस टाइम पर ये जो है ये होगी हमारी यहाँ पे पजेसिव वर्ब, लेकिन ये जो बिल है हमारी, बिल है यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब। कहने का सेंस ये है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ पजेसिव वर्ब आ सकती है, लेकिन पजेसिव वर्ब के साथ कभी भी मेन वर्ब नहीं आती है, क्योंकि पजेसिव वर्ब को ही हम एज अ मेन वर्ब कंसीडर करते हैं। इस सेंटेंस में शी विल हैव ए बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा मकान होगा, इसमें सब्जेक्ट हमारा शी है, पोजेशन हमें बताया जा रहा है एक बिग हाउस पर, एक बड़े घर पर। इस टाइम पे जो हैव है ये है हमारी पजेसिव वर्ब, लेकिन ये जो बिल हमें दी गई है ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। समझ में आई बात? गाइस आगे बढ़ते हैं। अब गाइस क्या होता है, कभी कभी हमें हैज हैव हैड सेंटेंस में दे दिया जाता है, लेकिन हैज हैव हैड हमें पोजेशन का सेंस नहीं देता, वो कुछ और ही सेंस देता है। जैसे कि he had a cup of tea, कभी कभार गाइस क्या होता है, आज की जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम खाने पीने के लिए भी हैज एंड हैड का यूज कर देते हैं। तो उस टाइम पर हमें सेंटेंस को देखकर ये बात समझनी है कि हैज एंड हैड का जो यूज हुआ है वो खाने पीने के लिए हुआ है या फिर पोजेशन के लिए हुआ। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, शी हैड अ कप ऑफ टी, यहाँ पर इसका सेंस इस तरह से है, हैड है ये यहाँ पे ड्रंक की तरह कार्य कर, उसने एक कप चाय पी। एक और अगर मैं सेंटेंस लिखूं, she is having her lunch। अब इस सेंटेंस में देखिए, she is having her lunch, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेकिन ये जो having है ये हमारी पजेसिव वर्ब नहीं है। having का यहाँ पर सेंस ये आ रहा है eating से, कि वह अपना लंच कर रही है। जैसे गाइस मैंने आपको बताया, आज की जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम हैविंग, हैव्ड का यूज हम खाने पीने के लिए भी करते हैं। तो सेंटेंस को देख के हमें ये समझना है कि जो ये यहाँ पे हैविंग है ये कोई पजेसिव वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे हमारी एक्शन वर्ब है। हैविंग का हमारे यहाँ से सेंस ये है खाने से। जब भी हैज हैव हैड का खाने पीने से सेंस हो तो उस टाइम पर वो पजेसिव वर्ब नहीं होती है, उस टाइम पर वो एक्शन वर्ब होती है। इस हो गई हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और हैविंग का सेंस हमने यहाँ पे ईटिंग से लिया है, इसीलिए हमारी एक्शन वर्ब है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि एक्शन वर्ब क्या होती है। आप इतना समझिए अभी कि जरूरी नहीं हैज हैव हैड हमेशा पोजेशन दिखाएं, कभी कभार हम खाने पीने के लिए भी हैज हैव हैड का यूज करते हैं। तो हमें सेंटेंस को देख के ये जानना है कि हैज हैव हैड का यूज पोजेशन के लिए हुआ है या फिर हमने खाने पीने के लिए किया।
इस टाइम पर इन दोनों सेंटेंस में देखिए, ही हैड अ कप ऑफ टी, उसने एक कप चाय पी। इस सेंटेंस में हमने हैड का जो सेंस लिया है वो ड्रंक से लिया है, पीने से लिया है, इसलिए इस टाइम पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी इस टाइम पर ये पजेसिव वर्ब नहीं है, इस टाइम पर ये एक्शन वर्ब हो रहे हैं। एक्शन वर्ब है क्योंकि यहाँ पे पीने का एक्शन हो रहा है और इस सेंटेंस में खाने का एक्शन हो रहा है। कुल मिला के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि हैज एंड हैड का यूज हम सेंटेंस देख के पता करते हैं कि ये पजेसिव वर्ब है या फिर एक एक्शन वर्ब है। यहाँ पर खाने के लिए यूज हुआ है इसीलिए पजेसिव वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। अब गाइस मैं दो सेंटेंस लिखती हूँ, आप जरा मुझे ये बताइए कि किस सेंटेंस में कौन सी पजेसिव है। फर्स्ट लिखा मैंने she had sold her car और सेकंड लिखा मैंने she had a car। आपको दोनों सेंटेंस में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? she had sold a car, उसने अपनी कार बेच दी। नेक्स्ट वाले सेंटेंस का मीनिंग है she had a car, उसके पास एक कार थी। इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट तो हमारा सिमिलर रहेगा, वो है she। ओके, अब आप इस सेंटेंस में देखिए सोल्ड हमारी क्या है, मेन वर्ब है। जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आ गई है तो क्या उस सेंटेंस में पजेसिव वर्ब आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया पजेसिव वर्ब के साथ कभी भी मेन वर्ब नहीं आती है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो है मेन वर्ब आ गई है। सोल्ड में होता है बेचना, मेन वर्ब आ गई, इसीलिए जो हैड है यहाँ पे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी यहाँ पे पजेसिव वर्ब नहीं होगी क्योंकि इसमें मेन वर्ब आ गई है। और सेकंड वाला जो है ये यहाँ पे जो हेड दिया हुआ है, अब आप देखिए एक कार है, हम एक कार की बात कर रहे हैं, एक कार पर पजेशन किसका दिखाया जा रहा है? शी का, इसीलिए यहाँ पर जो हेड होगा ये हमारी पजेसिव वर्ब होगी, क्योंकि एक कार पर हम अधिकार बता रहे हैं शी का। लेकिन इससे जो ऊपर वाला सेंटेंस है शी हैड सोल्ड हर कार, उसने अपनी कार बेच दी, इस सेंटेंस में देखिए मेन वर्ब आ गई है सोल्ड, इसीलिए जो हेड है हमारी पजेसिव वर्ब नहीं होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। मैं आपको एक और बात गाइस ये बात बता रही हूँ कि कोई वर्ड एक्चुअल में क्या है कभी भी इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है, क्या रोल करता है, इस चीज से फर्क पड़ता है। और एक अच्छे इंग्लिश लर्नर को ये पता होना चाहिए कि कोई सा भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, वो किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कहेंगे कि ये पजेसिव वर्ब है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। शी हैड अ कार, इसमें पजेशन बताया गया, इसीलिए हैड है ये हमारे यहाँ पर पजेसिव वर्ब। ओके गाइस, अब गाइस मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ी है ऑक्सिलरीज वर्ब, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये टोटल होती है हमारी 24, 13 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, लेकिन टोटल हमारी 24 होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब, जिनका दूसरा नाम क्या होता है? कॉपुलेटिव वर्ब। और थर्ड हमने पढ़ा पजेसिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब के अंदर क्या क्या आता है? बी, बीन, बी, इज, एम, आर, वॉच वर्ब। और पजेसिव वर्ब के अंदर क्या आता है? मोस्टली हैज, हैव, हैड, owns, belong, contain, etc. अभी तक हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये हमारे टेंसेस को फॉर्म करती हैं और हमारे मूड्स को बताती हैं। ओके, ये हमारी 24 होती हैं टोटल। 13 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। सेकंड हमने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपुलेटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब हम उन्हें कहते हैं जो कि किसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करती हैं। जब भी किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आएगी तो उस सेंटेंस में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उस सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी कि सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त शब्दों का समूह आता है।
उन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसा कि लिंकिंग वर्ब को क्योंकि हम एज अ मेन वर्ब भी ट्रीट करते हैं, इसीलिए लिंकिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब तो आ सकती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ कभी भी मेन वर्ब नहीं आती है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, इनको हम मोस्टली लिंकिंग वर्ब ही कंसीडर करते हैं एज अ। उसके बाद हमने पढ़ी थी पजेसिव वर्ब। इसमें क्या था, हमें किसी पर पजेशन दिखाया जाता था, किसी सब्जेक्ट का किसी नाउन पर पजेशन दिखाने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते थे उन्हें हम कहते थे पजेसिव वर्ब। पजेसिव वर्ब के साथ ही ठीक वैसा ही होता है जैसा लिंकिंग वर्ब के साथ होता है। पजेसिव वर्ब के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, लेकिन पजेसिव वर्ब के साथ कभी भी मेन वर्ब नहीं आती है, क्योंकि हम पजेसिव वर्ब को भी एज अ मेन वर्ब कंसीडर करते हैं। इसमें भी हैज, हैव, हैड, ऑन, ये ऑन लिखा हुआ है, बिलोंग, कंटेन, ऐसी और भी वर्ब हैं जो हमारी पजेसिव वर्ब होती है। अब गाइस मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, उसमें आप मुझे बताइएगा कि इसमें लिंकिंग वर्ब है या फिर पजेसिव। अब गाइस मैं दो सेंटेंस लिखती हूँ, आप मुझे उसमें डिफरेंस बताना कि कौन सी लिंकिंग वर्ब है और कौन सी पजेसिव वर्ब है। ओके, जैसे लिखूँ, राम इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, और मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, शी हैज ए कार। ओके, अब आप फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, राम इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसमें सब्जेक्ट तो हमारा राम है, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरा आप पीछे देखिए, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट, अब ब्रिलियंट स्टूडेंट हमने यूज किसके लिए किया है? यूज तो हमने राम के लिए किया है ना। अगर मैं पूछूं कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है, तो आंसर हमारा ये आएगा कि ये राम है। राम के लिए तो यूज हुआ है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो राम को ही बताया गया है। ये हमारा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बता रहा है। सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त शब्दों के समूह को ही हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ही तो है। अगर पूछो कि कौन है ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो आंसर आएगा राम है। राम के लिए तो बोला गया है कि राम है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो इस टाइम पर जो इज होगी ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। लेकिन आप सेकेंड सेंटेंस देखिए, इसमें लिखा है शी हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है। इसमें शी हमारा सब्जेक्ट है, ये तो हमें पता है। अब देखिए एक काउ, अगर हम एक काउ पूछें कि एक काउ क्या है, तो इसका ये तो आंसर नहीं निकलेगा ना कि शी है काउ। सी थोड़ी ना काउ है, सी के पास एक काउ है, उसके पास एक काउ है, उसके पास एक गाय है, वह खुद गाय नहीं है। इस सेंटेंस में ये जो काउ है सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं किया गया है, ये बताया गया है कि एक काउ पर जो पोजेशन है वो सी का है। सी खुद काउ नहीं है, उसके पास एक काउ है, उसके पास एक गाय है। इसीलिए ये जो यहाँ पे हैज यूज हुआ है ये हमारी पजेसिव वर्ब है। तो ये होता है गाइस डिफरेंस लिंकिंग वर्ब एंड पजेसिव वर्ब में। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के बारे में ही बताती है। लिंकिंग वर्ब के बाद हम जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के लिए ही होता है। लेकिन जो पजेसिव वर्ब होती है वो हमारे किसी पर अधिकार बताती है। वो ये नहीं बताती कि ये सब्जेक्ट खुद है, वो हमारा किसी नाउन पर अधिकार बताती है। इसीलिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में राम इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो राम के लिए यूज किया गया है, इसीलिए एच होगी हमारी लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रही है। लेकिन ये जो नीचे वाला सेंटेंस है शी हैज अ काउ, इसमें ये बताया जा रहा है कि उसके पास एक काउ है, वह एक काउ को रखती है, वह एक गाय रखती है, उस गाय पर उसका अधिकार है। इसीलिए ये हो गई हमारी पजेसिव वर्ब।